अमीराज कहता है, उम्मीद है कैलाश तुम वहां से चले गए होंगे। पर सच तो कुछ और ही था। ये कोराम कैलाश का ही लाया हुआ था और वो उसके बीच में ही था। कैलाश तप रहा था, ढल रहा था और फौलाद हो रहा था। तभी कैलाश की चीख निकलती है और उन बिजलियों का केंद्र बना कैलाश अपने अंदर उस अपार शक्ति को संचालित करने की जी तोड़ कोशिश करता है। उसे लगता है कि उसके शरीर के चीथड़े हो जाएंगे और किसी तरह वो चीते हुए बस खुद को समेटे हुए था। उसकी चीख नहीं, अनादि से गुजारिश थी कि उसे कुछ न हो, वो अपने अंदर हो रहे इस बदलाव को झेलने में सफल हो जाए। ये वही नजारा था जिससे होते हुए कैलाश के पिता ने अपनी जान बचाई थी, जिसे कैलाश ने खुद की आंखों के सामने देखा था और जिया था। अपने डैड की कंडीशन देखकर उसका दिल रोया भी था। आज कैलाश उसी मंजर से गुजर रहा था, वही दर्द सह रहा था। पर यह दर्द उसे मारने के लिए नहीं, उसे मजबूत और ताकतवर बनाने के लिए था। ये मर्ज नहीं, दवा थी। कैलाश की पूरी काया उजाले का सोर्स बन चुकी थी और एक समय आया कि कैलाश को लगने लगा कि अब उससे शायद वो दर्द सहा नहीं जाएगा। उसके लिए खुद को एक रखना अब नामुमकिन हो गया था। कैलाश सोचता है, ये कैसी गलती कर दी मैंने। अब मैं खुद को संभाल कर नहीं रख पाऊंगा, टूट जाऊंगा, हवा में मिल जाऊंगा। तभी अचानक सब शांत हो जाता है और कैलाश किसी कपड़े की तरह जमीन पर गिरता है। उसकी सांसें चल रही थी पर कैलाश हिल नहीं रहा था। दूर खड़े अमीराज ने यह सारा नजारा देखा और सब शांत होता देख अक्षत को बेतहाशा स्पीड से उस मंदिर की ओर दौड़ाते हुए आगे बढ़ गए। ज्यादा समय नहीं गुजरता और अमीराज मंदिर में दोबारा पहुंचता है। हर जगह से धुआं उठ रहा था, जैसे बस अभी ही आग बुझी हो। मंदिर की स्थिति तो और भी जर्जर हो चुकी थी। अमीराज के गार्ड्स भी तुरंत वहां आ गए। वो दोनों जरूरत से ज्यादा चौकन्ना दिख रहे थे और हर जगह अपनी नजर फेर रहे थे। वो पुख्ता करना चाहते थे कि कहीं उनके राजा को कोई खतरा तो नहीं। पर अमीराज इस सब से बेखबर उस खंडर को देख रहा था और उसकी आंखें कैलाश को भी ढूंढ रही थी। अक्षत पर ही सवार अमीराज कहता है, यहाँ तो सब बर्बाद हो गया है और कैलाश का भी कोई निशान नहीं। हुआ क्या है यहाँ? मंदिर को देखते हुए अमीराज आगे कहता है, ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। जल्द ही यहाँ कई लोग आ जाएंगे। यहाँ से निकलता उजाला और शोर लोगों तक पहुंच गया होगा। गार्ड्स अमीराज के पास आ जाते हैं। उनमें से एक कहता है, महाराज ये समय यहाँ से निकल जाने का है, आप यहाँ देखे नहीं जा सकते। अमीराज आखिरी बार उम्मीद लिए हर ओर देखता है कि शायद उसे कैलाश का कोई सुराग मिल जाए, पर ऐसा नहीं होता। गार्ड कहता है, महाराज कैलाश पहले ही यहाँ से चला गया होगा, आप निश्चिंत रहिए, उसे कुछ नहीं हुआ है। आप प्लीज यहाँ से चलिए, इस डिस्ट्रक्शन से लोग आपको कनेक्ट कर सकते हैं। अमीराज जानता था कि ये बात सच थी। इस मंदिर की इम्पोर्टेंस इसकी कंडीशन से कहीं ज्यादा थी। इसे वाकई में कुछ पावरफुल लोगों ने ऐसे ही रखा था ताकि कम ही लोग या फिर कोई भी इसकी जरूरत या इस जगह की ताकत को समझ ही ना पाए। पर कुछ बहुत पावरफुल लोगों को इस जगह की कीमत पता थी और अमीराज का इस विनाश से संबंध होना ठीक नहीं था। अमीराज इस बात को समझता था। इसके पहले कि कोई उन्हें वहां देखे, वो अक्षत और अपने गार्ड्स के साथ वहां से निकल जाता है और अक्षत के होते हुए कोई भी अमीराज को नहीं देख सकता था, क्योंकि उसकी गति ही उन्हें हवा से मिला देती है और वो किसी अनसुलझी शक्ति की तरह हवा में बहता जा रहा था। अमीराज तो मंदिर से चला जाता है, पर अचानक कैलाश का गायब हो जाना समझ के परे था और तभी थका हुआ कैलाश दिखाई देता है, जो एक पत्थर की दीवार से सिमट कर खड़ा था, पर उसे देख पाना नामुमकिन था। वो उस दीवार का हिस्सा ही बन गया था। कैलाश जैसे ही उस दीवार से अलग होता है, उसका असली शरीर दिखाई देता है। अकेला खड़ा कैलाश अभी थका तो था, पर तेजी से रिकवर हो रहा था। उन जानलेवा बिजली के थपेड़ों से बचते हुए कैलाश अब और शक्तिशाली हो गया था। अमीराज जैसा पावरफुल इंसान भी कैलाश को देख नहीं पाया था। ऐसा इसलिए भी हुआ था क्योंकि अमीराज के मन में कैलाश की चिंता थी। अगर उसे असलियत का पता होता तो शायद वो खुद की पावर यूज करके कैलाश को ढूंढ लेता। नौकरम कैलाश से कहता है, कैलाश तुम भाग्यशाली हो कि अमीराज ने तुम्हें देखा नहीं। अगर
उसे शक होता तो तुम्हारा उसकी नजर से बच पाना मुश्किल था। कैलाश मंदिर से आगे बढ़ गया। वो नौकरम से कहता है, तुम ये बताना नहीं चाहोगे कि गनीमत है जो भी हुआ उसके बाद मैं जिंदा बच गया? नौकरम, मैं मरने ही वाला था। ऐसा लग रहा था कि मेरे ही अंदर एक एक्सप्लोजन हो जाएगा और मेरे चीथड़े उड़ जाएंगे। नौकरम कहता है, कैलाश, तुम जैसे जैसे एक स्टेज से दूसरे स्टेज की ओर बढ़ोगे ऐसा होना लाजमी है। इसे तुम उस तपस्या का हर्जाना मान लो जिसे बिना किए तुम शक्ति के अगले स्टेज को पा सकते हो। कैलाश कहता है, अब इसके बाद मैं तपस्या करके ही अपनी शक्ति बढ़ाऊंगा। इस सजा से गुजरने से बेहतर है कि मैं तपस्या से ही अपनी पावर्स बढ़ाऊं। नौकरम कैलाश से कहता है, जैसा तुम्हें ठीक लगे कैलाश। और इसी के साथ कैलाश और नौकरम एक साथ बिना बात करे औली के जंगल से चलते हुए शहर की ओर बढ़ते हैं। अगली सुबह औली में चारों तरफ उस एक्सप्लोजन की बात फैली हुई थी। हर कोई मंदिर में हुई उस तबाही के बारे में बात कर रहा था। क्या आम जनता और क्या एलीट पावरफुल क्लास, हर कोई बस रात में उस मंदिर से उठ रहे उजाले की ही बात कर रहा था। अमिराज के लिए यह चिंता का सबब था। उस मंदिर की इंपॉर्टेंस छुपी थी, पर कुछ लोग थे बेहद पावरफुल जिन्हें ना सिर्फ उस मंदिर का सच ही पता था बल्कि उन्हें उसकी जरूरत भी थी। जिस धरनी में ताकत, पावर और औधा ही सब कुछ था, जहां पावरफुल लोग और भी ताकत के लिए लगातार कोशिश करते रहते थे, वहां एक ऐसे मंदिर के साथ कुछ भी होना एक बड़ी खबर थी। अमिराज अपने गार्ड से कहता है, मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो। अमिराज को उसके गार्ड्स उसके कक्ष में छोड़कर निकल जाते हैं। अमिराज अपना मोबाइल निकालता है और अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट को चेक करता है। राजा दक्ष का नंबर उसके सामने था। अमिराज दक्ष को कॉल करता है। दूसरी ओर से राजा दक्ष कॉल उठाते हैं और कहते हैं, क्या बात है, बड़े दिनों बाद मेरे दोस्त ने मुझे याद किया। कैसे हो अमिराज? अमिराज कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ राजा दक्ष। ये कहकर अमिराज शांत हो जाता है। उसे पता नहीं था कि वो कैलाश के बारे में दक्ष से कैसे पूछे। अमिराज की चुप्पी देख दक्ष कहता है, कैसे फोन किया अमिराज? सब ठीक तो है? अमिराज जवाब देता है, हाँ राजा दक्ष, आप कैसे हैं? बस अंगीरा की सेवा कर रहे हैं अमिराज। देखते हैं कब तक अनादि ये सौभाग्य देते हैं। और कैलाश, वो कैसा है? अमिराज से रहा नहीं जाता है और वो कैलाश के बारे में पूछ ही लेता है। राजा दक्ष कहते हैं, कैलाश की तो पूछो ही मत, पता नहीं कहाँ घूमता रहता है। मुझे तो उसकी खबर उसकी दोस्त नीरा से ही मिल पाती है। पिछले कई दिनों से तो मैंने कैलाश को देखा नहीं है। नीरा बता रही थी कि वो किसी जरूरी चीज की खोज में अंगीरा से बाहर गया हुआ है। पता नहीं कौन सी जरूरी चीज खोज रहा है अंगीरा का शहजादा। अमिराज समझ जाता है कि कैलाश ने अपने पिता से अक्षत का सच नहीं साझा किया था। उसने बिना घर पर बताए ये काम करने का रिस्क लिया था। अब अमिराज को और भी आत्मगिलानी होती है। अगर कल की रात कैलाश को कुछ भी हो गया तो यह सिर्फ और सिर्फ अमिराज की गलती होगी। वो राजा दक्ष से कहता है, कैलाश का ध्यान रखना होगा राजा दक्ष। आज मैं जिंदा हूँ तो कैलाश ही उसकी वजह है। और एक बात बतानी थी तुम्हें। हाँ कहिए महाराज। दक्ष कहते हैं। अमिराज राजा दक्ष से कहते हैं, कल रात अक्षत मुझे वापस मिल गया। ये तो बहुत ही खुशी की खबर है, पर इतने सालों बाद अचानक? दक्ष की आवाज में अक्षत की खबर ने अलग ही खनक ला दी थी। अमिराज सच छुपाते हुए कहता है, अक्षत से मेरी इतने सालों की दूरी शायद नियति में ही लिखी थी। पर मुझे खुशी है कि आज आपको आपका बेशकीमती घोड़ा अक्षत वापस मिल गया है। राजा दक्ष कहते हैं, आपका शुक्रगुजार हूँ। अमिराज कहता है। तभी दक्ष के कमरे में नीरा आती है और खुशी से कहती है, गुरुजी, कुछ ही समय में कैलाश आने वाला है। मेरी उससे फोन पर बात हुई, मैं उसे लेने जा रही हूँ। दक्ष कहते हैं, ठीक है नीरा, आखिर आ ही गया मेरा घुमक्कड़ बेटा। नीरा वहां से चली जाती है और राजा दक्ष फोन पर कहते हैं, देखिए आपने भी हमारी बातें सुन ली होंगी। अमिराज कहता है, जी मुझे खुशी है कि कैलाश आ गया है। अब मैं रखता हूँ। दक्ष पूछते हैं, राजा अमिराज,
क्या सच में कोई खास बात नहीं थी? क्या आप कुछ बताने से हिचक रहे हैं? अमिराज कहता है, अपने दोस्त से बात करने का मन किया बस। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? आपका जब मन करे आप मुझसे बात कर सकते हैं। अब रखता हूँ। राजा दक्ष ये कहकर फोन काट देते हैं। इधर अमिराज राहत की सांस लेता है। कैलाश कल के उस विध्वंस का हिस्सा नहीं था। वो अब तो कुछ ही समय में अंगीरा भी पहुंचने वाला था। अमिराज के चेहरे में खुशी वापस लौट आती है। तभी उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। अमिराज कहता है, कौन है? एक गार्ड अंदर आता है और कहता है, महाराज कोई बली नाम का व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है और उसके साथ कुछ और लोग भी हैं। अमिराज कहता है, हाँ, उन्हें अंदर आने दिया जाए। बली और उसके सारे साथी राजा के कक्ष में दाखिल होते हैं। अंदर आते ही सभी राजा के सामने झुक के अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं। अमिराज कहता है, खड़े हो जाइए आप लोग। अमिराज जैसे राजा का उन्हें आप लोग कहकर संबोधन करना हैरान कर देता है। वो तुरंत खड़े होते हैं, पर किसी ने भी अभी तक सर उठाकर अमिराज को देखा नहीं था। अमिराज उन सब में से बली को पहचान लेता है और कहता है, कैलाश ने मुझे बताया कि आप लोगों ने उसकी कैसे मदद की, खासकर बली ने। आज अक्षत मेरे पास है। इसके पीछे आप सबकी मदद भी शामिल थी। सभी सर झुकाए रहते हैं, कोई कुछ भी नहीं बोलता। यहाँ जरा सी बात इधर उधर होती है और कैलाश का झूठ पकड़ा जा सकता था कि उसने सबल के महल से अक्षत को चुराया था, पर सभी के चुप रहने की वजह से ये बात दबी रह जाती है। अमिराज कहता है, औली में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों के रोजगार का प्रबंध कर दिया जाएगा। अगर आप लोगों की कोई और जरूरत हो तो मुझे बताने में झिझकना नहीं। सभी अपना सर झुकाकर हाँ कहते हैं। अमिराज कहता है, मुझे एक जरूरी इमरजेंसी को मैनेज करना होगा। आप लोगों को ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। बली कहता है, आपसे मिलकर हम तो धन्य हो गए महाराज, जिन्हें देखने लाखों लोग महल के दरवाजे खुलने का इंतजार करते हो। हमें उनके कक्ष में खड़े होकर उनसे बात करने का मौका दिया गया। ये हमारे लिए जिंदगी की बड़ी उपलब्धि है। अमिराज जल्दी में था और कक्ष से निकलते हुए बोला, ये कैलाश की वजह से ही है। खुशी हुई आप सबसे मिलकर। हम साथ मिलकर औली को और भी बेहतर और सेफ जगह बनाएंगे। बली कहता है, हम अपनी जान लगा देंगे महाराज। अमिराज वहां से चला जाता है और अपने नए राजा के कक्ष में खड़े बली और उसके साथी एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं। वो अपनी किस्मत के लिए मन ही मन बेहद शुक्रगुजार दिखते हैं। अब इसके आगे कैलाश और नीरा की मुलाकात कैसी होगी, ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं मरेगा नहीं के अगले और भी दिलचस्प एपिसोड के साथ हम फिर हाजिर होंगे।